हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और ये है हमारा वीडियो नंबर 4 जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब तक हमने क्या क्या देखा, प्लांट में किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हमने देखा। जहाँ पर हमने देखा जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, प्लांट का। उसके अलावा जो है फ्लावर में किस तरीके से गैमेट्स का निर्माण होता है इसके बारे में हमने पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे जब पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर गिरता है तब क्या होगा, उसके साथ आगे क्या चीजें होंगी उसके बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और जो दूसरा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम इस दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और फर्टिलाइजेशन को लेकर। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब ये होता है कि जो स्टिग्मा है इस पे जब पॉलन ग्रेन गिर रहा है तो उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली हो जाएगा। जब भी कोई भी पॉलन किसी भी फूल पर गिरेगा तो पहले उनके बीच में जो है एक वार्तालाप होता है। ये वार्तालाप कैसा है? ये वार्तालाप केमिकल के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है ये वार्तालाप होता है। मेनली यहाँ पर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों को इंटरैक्ट करने में सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मान लो, ऐसा थोड़ी है कि किसी का भी पॉलन किसी भी फूल पे गिर जाएगा वो फर्टिलाइज कर जाएगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे दोनों के बीच में जो है एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगी और इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बाद ही अगर पॉलन जो है कंपैटिबल होगा तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और अगर पॉलन कंपैटिबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक वार्तालाप होता है और इस वार्तालाप के बाद ही आगे कहानी बढ़ सकता है। मेनली देखोगे तो पॉलन रेंज जो होता है, पॉलन रेंज का जो एग्जाइन होता है, आउटर कवर, इसमें जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेनली पिस्टिल के साथ, स्टिग्मा के साथ इंटरैक्ट करने में सहयोग करते हैं। इसी तरीके से जो स्टिग्मा होता है इस पर भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं जो पॉलन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो दोनों के बीच में जो है इन्हीं केमिकल्स के द्वारा आपस में बातचीत होता है और इसी बातचीत के द्वारा जो है दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो मेनली अगर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या देखोगे, जो पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है जिसमें होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, उसके अलावा जो प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है इंटरैक्शन में। सिमिलरली अगर बात करते हैं स्टिग्मा को लेकर तो स्टिग्मा में भी क्या देखोगे, कुछ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनका जो स्टिग्मा होता है वो ड्राई होता है, वहीं कुछ एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनका जो स्टिग्मा होता है वो वेट होता है। मेनली जो वेट स्टिग्मास होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और सर्टेन लिपिड्स। लेकिन वहीं जो ड्राई स्टिग्मास होते हैं उनमें होता है हाइड्रेटेड प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये उनमें मेनली पाया जाता है। तो पॉलन पिस्टिल के बीच में यही जो वार्तालाप है केमिकल के द्वारा, जो है पॉलन और पिस्टिल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, इसी वार्तालाप को जो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहा जाता है। और इस इंटरैक्शन के द्वारा ये चेक किया जाता है कि आने वाला जो पॉलन है क्या वो फर्टिलाइजेशन करेगा या नहीं करेगा, क्या वो इस पिस्टिल के कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो एक गुलाब का फूल है, तो अगर गुलाब के फूल पे कोई गुलाब का पॉलन आएगा तभी वो फर्टिलाइज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे फूल का पॉलन आएगा और वो फर्टिलाइज कर जाएगा, वो नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो
गुलाब का फूल है ये बाकी पॉलन के लिए इनकम्पैटिबल हो जाएगा, इसको सिर्फ वही फर्टिलाइज कर सकता है जो गुलाब का पॉलन होगा। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, मतलब उसी के लायक। अगर गुलाब का है तो गुलाब के पॉलन से ही फर्टिलाइज होगा, अगर लोटस का फ्लावर है तो लोटस के पॉलन से ही फर्टिलाइज होगा, वो दूसरों के पॉलन से फर्टिलाइज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कैसे प्लांट्स ये पता कर पाते हैं कि जो पॉलन आया है वो कंपैटिबल है या नहीं है? तो मेनली प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक जीन होता है जो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो पॉलन आया है वो क्या कंपैटिबल है या नहीं है। अगर पॉलन कंपैटिबल नहीं होगा तो वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर पॉलन कंपैटिबल है, उसके लायक है, तो वो फर्टिलाइज कर सकता है। कभी कभी फ्लावर जो है ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि जो पॉलन आया है क्या वो उसी का अपना प्लांट का तो नहीं है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की यहाँ बात हो रही है। तो कभी कभी फ्लावर इस चीज को भी रिकॉग्नाइज करता है कि क्या अपना ही पॉलन अपने ऊपर आके गिरा है। तो कुछ फ्लावर्स जो क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन चाहते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना पॉलन उन पे आके गिरे। उस केस में क्या होता है, वो अपने पॉलन को भी इनकम्पैटिबल बना देते हैं। मतलब क्या है कि अपने पॉलन को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि कोई दूसरे प्लांट का जो पॉलन है, दूसरा प्लांट सेम स्पीशीज होना चाहिए, अलग नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरा स्पीशीज बन जाए, गुलाब है तो लोटस आ जाए, वैसा नहीं। और दूसरा जो गुलाब का पौधा होगा उस पौधे से पॉलन जो आएगा तब वो हो सकता है एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कभी कभी क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का अपना ही फायदा है, वो ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ जो है कुछ सेल्फ इनफर्टिलिटी को जो है वो खत्म करने में भी मदद करता है। तो इसलिए मैक्सिमम प्लांट जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पॉलन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है वो मेनली इस चीज के लिए किया जाता है कि जो पॉलन आ रहा है वो इस काबिल हो कि वो फर्टिलाइज कर सके। तो इस तरीके से पहले तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, दोनों में बातचीत होगा, फिर कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगी कि क्या दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के लायक नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे कंपैटिबल नहीं है, तो वहां पर इंटरेक्शन नहीं होगा, आगे बात नहीं बढ़ सकता है। बट अगर मान लीजिए कंपैटिबल है तो फिर क्या होगा, तब यहाँ पे आगे बात बढ़ेगा और तब होगा फर्टिलाइजेशन। तो अगला जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अगर आपको याद हो हमने क्या देखा था कि जो पॉलन होता है, पॉलन जो है ये दो सेल पे शेड हुआ था। एक बड़ा वाला सेल होता है पॉलन के अंदर और एक छोटा सेल होता है, और इसके बाहर जो है एक्साइन होता है। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें से जो बड़ा वाला सेल था इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, या फिर ट्यूब सेल भी हमने इसको कहा था। और जो छोटा वाला सेल था यही जनरेटिव सेल का काम करता है, जो पॉलन का काम करेगा, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन होता है वो इसी स्टेज पर शेड हो जाता है। मतलब दो सेल, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, इसी सेल पर जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है और स्टिग्मा पे जाके गिरता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ओवरी था इसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल में था गैमेटोफाइट, जहां पर आपने देखा था कि 7 तरह के सेल्स का निर्माण हुआ था, जिसमें से एक था सेंट्रल सेल और एक है पोलर न्यूक्लियाई। बाकी भी सेल्स थे। इसमें जो है 7 तरह के सेल्स का निर्माण हुआ था। 3 जो है चलाजल साइट्स, जिसको बोलते थे एंटीपोडल सेल, बीच में जो एक लार्ज सेंट्रल जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियाई कहा गया था। एक जो है एग सेल, और 2 जो है सिनर्गेट्स। और यहीं पर जो है फिलिफॉर्म अपैरेटस होता था, माइक्रोपाइलर साइट, जो कि गाइड करता है पॉलन को आने के लिए। तो सपोज करो ये है स्टिग्मा, सपोज करिए। अब जब पॉलन स्टिग्मा पर गिरेगा
तो सबसे पहले तो दोनों के बीच में बातचीत होगा, वार्तालाप होगा। ये बातचीत मेनली केमिकल के द्वारा बातचीत होता है, तो ये केमिकल के द्वारा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि बातचीत सफल रहा, तब क्या होगा? तब होगा ये कि ये जो रीजन है जर्म पोर, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है, इस जर्म पोर से राइज होगा मास ऑफ टिश्यू, जो मेनली बनाएगा क्या? पॉलन ट्यूब। यहां से निकलेगा टिश्यू, जिसमें मेन भूमिका निभाता है वेजिटेटिव सेल, वो पॉलन टिश्यू का निर्माण करता है। तो यहां से जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये पॉलन यहाँ पे गिरेगा और इस तरीके से पॉलन ट्यूब का जो है निर्माण इसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। ओके, और ये जो पॉलन ट्यूब है ये क्या करेगा? ये इस जर्म सेल को, ये इस जनरेटिव सेल को जो है इसी के द्वारा नीचे भेजेगा। मतलब इसमें से जो एक सेल है जनरेटिव सेल, वो नीचे की तरफ धीरे धीरे इस ट्यूब के द्वारा जाएगा। जब जाएगा तो ये जनरेटिव सेल क्या करता है? ये जनरेटिव सेल एक बार फिर से डिवाइड कर जाएगा और डिवाइड करके ये दो माइटोसिस के द्वारा जो है ये दो सेल बना लेगा। तो किसी भी पॉलन में आप देखिएगा तो क्या होता है, किसी भी पॉलन में जब नीचे ट्रैवल कर रहा होगा तो उस समय वो 3 सेल स्टेज पे रहता है, जिसमें से एक ट्यूब सेल बनाने में सहयोग कर गया है वेजिटेटिव सेल, और दो जो है, एक जो है ट्यूब सेल होता है और दो जो है जनरेटिव सेल होता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब जो है इन्हीं दो जनरेटिव सेल्स को लेकर नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये जो पॉलन ट्यूब है इसी को लेकर नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। अब नीचे जा रहा है। अब देखो पॉलन जो है वो गैमेटोफाइट में किधर से घुसेगा, कहां से एंट्री लेगा? तो एंट्री मेनली देखिएगा तो कैसे हो सकता है? हो सकता है एंट्री जो है मेनली ज्यादातर में जो होता है माइक्रोपाइलर साइट से होता है। पॉलन में जो एंट्री हो सकती है माइक्रोपाइल रीजन से हो सकती है। अगर पॉलन में एंट्री माइक्रोपाइल रीजन से होता है तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। किसी किसी पॉलन में जो है एंट्री जो है वो चलाजल साइट से होता है। तो अगर एंट्री जो है चलाजल साइट से हो रहा है तो इसको बोला जाता है चलाजो गैमी। तो इसको बोलते हैं चलाजो गैमी। उसके अलावा जो किसी किसी लेटरल साइड से भी जो है एंट्री हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से जो है एंट्री यहाँ पर लिया जाता है। बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, मोस्ट केसेस में जो एंट्री होती है पॉलन की वो माइक्रोपाइलर रीजन से होता है। तो यहाँ से ये पॉलन ट्यूब जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से, और इसी के साथ जो है दो जनरेटिव सेल्स जो हैं वो भी साथ में नीचे नीचे आए जा रहे हैं। यहाँ पे जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, ये गाइड करता है पॉलन को अंदर जाने के लिए। और दो जनरेटिव सेल में से एक जनरेटिव सेल जो है वो जाएगा और एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। दो जनरेटिव सेल में से एक जनरेटिव सेल जो है, एक जनरेटिव सेल मतलब पॉलन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, एक पॉलन जो है वो क्या करेगा, वो जाके फर्टिलाइज कर जाएगा एग सेल के साथ और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो है एक और जनरेटिव सेल आ रहा है, वो क्या करेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई और जो पॉलन आ रहा है वो फर्टिलाइज करेगा और ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब यहां पर देखो तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस था और इसमें जो है 1 न्यूक्लियस है। पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस था और पॉलन में 1 न्यूक्लियस होता है। तो दोनों को मिलाएं तो इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, एक तो है पॉलन और एग सेल फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है और एक जो है पोलर न्यूक्लियाई और पॉलन फर्टिलाइज करके जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस पर्टिकुलरली को हम क्या बोलेंगे, ये जो फ्यूजन हुआ है
इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब हो गया पोलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज करता है पॉलन सेल के साथ, तो इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या दिखेगा? तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट साथ में हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन में जो दो इवेंट साथ में हो रहा है, क्या हो रहा है? एक तो है पॉलन का फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ, और ये बना रहा है जाइगोट, और दूसरा जो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा जो जनरेटिव सेल था पॉलन, इसका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको बोला जाता है, ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों को मिला के पॉलन एरोइक सेल का फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो शब्द है, इसको सबसे पहले दिया गया था नवाशिन के द्वारा। नवाशिन के द्वारा जो है सबसे पहले ये डबल फर्टिलाइजेशन शब्द जो है कॉइंड किया गया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो शब्द है ये नवाशिन के द्वारा कॉइन किया गया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक जो पॉलन है वो एग सेल के साथ जाके फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरा जो पॉलन है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये दो फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रही हैं, इसलिए दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये चीज है। अब देखो यहाँ पे असल में काम क्या है। यहाँ पर देखिएगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसका काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ये मेनली जो है न्यूट्रिशन देगा। अब जाइगोट है तो जाइगोट को बढ़ने के लिए भोजन चाहिए ना, कहीं से तो भोजन वगैरह मिलना चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा भोजन वगैरह? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ये डेवलप करके भोजन बनाएगा, ताकि जो जाइगोट है जब वो डेवलप करने लगेगा तो उसको जो है भोजन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये काम जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म का है। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।